बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर और मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। ऑल्दो आज वो वॉशिंगटन डीसी से नहीं है, वो ट्रैवलिंग में है और इस वक्त वो पुर्तगाल में मौजूद है और वहां से वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं और कैसा चल रहा है आपका ट्रैवल? वालेकुम अस्सलाम शाजिया, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं लिस्बन इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत खूबसूरत शहर है और मौसम बड़ा अच्छा है। बिलखुसूस अभी सर्दियों से पहले पहले मैं आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि एवरी वन किसी अगर आए, और बहुत हिस्टोरिकल सिटी है यहाँ पे। बल्कि मैं दो तीन ब्रिजेस यहाँ पे देख रहा था। एक ब्रिज का तो नाम ही वास्को डे गामा था, ब्रिज का नाम। और दूसरा एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका नाम है 25 अप्रैल, क्योंकि इनका इंडिपेंडेंस डे भी है। और वो जो ब्रिज है वो अमेरिका ने गिफ्ट किया, और बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारा वर्जानो ब्रिज है, जिस तरह हमारा गोल्डन गेट ब्रिज है अमेरिका के अंदर, तो बिल्कुल उसी तरह है। बहुत खूबसूरत शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं। कल मैं डाउनटाउन लिस्बन गया, एंजॉयड इट। और बहुत अच्छा, कंट्री भी बहुत अच्छा है, और लिस्बन बिलखसूस इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकी सदर ने जो पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर। इसके साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर, और साथ साथ में जो पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जो सियासी अफराद की गिरफ्तारियां हैं उनके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। तो साजिद साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से अमेरिकी सदर का जो बयान था उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसके बाद उसके ऊपर तरदीद आ गई, लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर ये शामिल करना चाहूंगी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पूरी दुनिया के सामने है कि वो किस तरह से सेफ हैंड्स में है। लेकिन हम ये भी देखते आए हैं कि भारत में जो यूरेनियम की खुलेआम फरोख्त होती है उसकी आए दिन खबरें आती हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के इतने महफूज तरीन एटमी प्रोग्राम के ऊपर बात की गई है। देखिए, जो बाइडेन की स्टेटमेंट जो है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन सडनली यूक्रेन से यू टर्न मार के सीधे पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर, ये क्वेश्चन उनके जेहन से कैसे आया? वैसे तो उनकी जेहनी हालत जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है। अगर देखा जाए तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, उसका क्या कोई रेफरेंस है। जिस तरह दो तीन मैं मिसालें देना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली तकरीबन विद इन अ मंथ उन्होंने दो ब्लंडर किए अपने स्पीच के दौरान। एक तो उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, एक खातून जो थी कांग्रेस वुमन जो लीडर थी वो वफात पा चुकी हैं, और वो बार बार अपने ऑडियंस में उनको ढूंढते नजर आए। एक तो ये पिछला हुआ। तीसरा एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसके ऊपर अमेरिका में पहले ही कई सवालिया निशान थे, वो ये था कि उन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर अपना जो बड़ा लड़का जो बो बाइडन था, जो कि अटॉर्नी जनरल थे डेलावेयर से, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो इराक जंग के दौरान जो है वो शहीद हुआ है वहां पे। हालांकि वो कैंसर की बीमारी की वजह से फौत हुआ। और उसके बाद सडन एक दिन उठ के उन्होंने, रात को पता नहीं उनको नींद नहीं शायद आई या क्या वजह, सुबह उठते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक धुआंधार स्टेटमेंट दे दी। लॉस एंजलिस के अंदर एक डीएनसी का फंड रेजर हो रहा था वहां पे। अब इसके पीछे मैं जो पहले ही सोचता था कि आजकल जो अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इतने मेहरबान क्यों है, और ये उसके बाद रेफरेंस अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान को F-16 के बारे में पैकेज दिया गया। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब को पेंटागन के अंदर एक हाईएस्ट ऑनर्ड कॉर्डन सलूट पेश किया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे इसहाक डार साहब भी आजकल वॉशिंगटन डीसी में हैं। तो इन सारी चीजों को जब आप कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद अमेरिका के सदर को जो वो एक इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है? अब स्पेकुलेशन होना शुरू हो चुकी है, एक डायलॉग शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर भी और वॉशिंगटन डीसी में भी। वॉशिंगटन डीसी के हल्के ये कहते हैं कि शायद इंडिया की लॉबी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और बाइडेन साहब ने बौखलाहट में ये बयान दे दिया। दूसरा इस पे एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि इस वक्त रशिया और चाइना ने जो अलायंस बना रखा है, शायद जो बाइडेन साहब चाइना को स्नब करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है, पाकिस्तान जो है वो चाइना का बहुत बड़ा एलाय है। तो वो चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को रगड़ा देकर एक वो सिग्नल भेजना चाहते हैं चाइना को। दूसरी स्पेकुलेशन ये है। लेकिन साथ ही मैं समझता हूं पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की है
एक तो डिमार्श किया गया अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के, और जी। एहतजाज किया, प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया, बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर रिस्पॉन्ड दिया, और दस्तगीर जो हमारे मिनिस्टर हैं गुजरांवाला से, बिजली के मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। और उसके बाद उन्होंने पुश फोर्स किया अमेरिका को इन चीजों की तरदीद करें, पेंटागन और दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो बताएं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। अब जिस तरह आपने खुद फरमाया है, बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी स्पीच के अंदर, वैसे मैं तो उससे एग्री नहीं करता, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है ना जी, देखें आप हमसे इस तरह करते हैं, पड़ोस में भी, पड़ोस के साथ आपका कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह यह है जितना लॉबी वर्क उनका है, जितना इन्फ्लुएंस भारत का अमेरिका में है, आप उनके साथ कंपैरिजन अपने आप को नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उन्होंने करने की कोशिश की दुनिया का, जिस तरह आपने खुद जो शाजिया आपने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि भारत के अंदर इस तरह के केसेस मौजूद हैं, और उन्होंने उसकी तवज्जो उस साइड पे करने की कोशिश की बिलावल भुट्टो साहब ने। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप कुछ और है, और नौयत के हैं, आपके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ और नौयत के हैं, एप्पल टू ऑरेंजेस हैं, आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब मैं इसके साथ एक रेफरेंस देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। भारत ने S-400 सिस्टम रशिया से लिया था, अमेरिका चुप करके बैठा रहा है। वही सिस्टम जब टर्की ने लिया था, उनके ऊपर जो है एम्बार्गो और सैंक्शंस लगा दी गई। इस वक्त अमेरिका के जो रिलेशनशिप भारत के साथ है, भारत इस वक्त अमेरिका की द ओनली होप इन द साउथ एशिया अगेंस्ट चाइना, जिसका फायदा आप अगर रेफरेंस पे देखें तो इंडो पैसिफिक उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिफेंस के बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके बाद क्वाड बनाया गया, उसके बाद जो है उनकी नेवी आके एक्सरसाइज करती रही, और ये सारी चीजें, और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है साउथ एशिया का। इंडिया इज अ माइट, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इंडिया हैज सोर्सेज रिसोर्सेज। हाँ, ये अलग बात है कि वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा, जब भी दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो फॉरेन न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल अपना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका एंगेज था, तो उसमें इंडिया जो था वो कॉर्नर में न्यूट्रल रहा है, वो उनमें उन पार्टी नहीं बना। और दूसरा ये बताना चाहूंगा, 1947 से भारत का जो ट्रेंड था वो इट वाज लीनिंग टुवर्ड्स रशिया। तो वो उन चीजों को भी उस तनाजर से भी देखा जाए तो वो जब भी रशिया पिक्चर में आता है तो भारत अपने अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है। अब उसने आजकल के भी हालात देखे, बल्कि जो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बात करता रहा हूं कि अमेरिकन दर हकीकत भारत से नाराज हैं रशिया से तेल लेने की वजह से, और दूसरा यूक्रेन में भारत का जो है वो ऐलान खुल खुला के यूक्रेन वार का रशिया को कंडेम करने पे ये एतराजात थे। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी शायद कहा था कि आपको F-16 भी मिल रहे हैं, आपको आर्मर्ड कॉर्डन भी दिया जा रहा है, क्योंकि भारत को सिग्नल देना चाहते हैं कि अगर आप वो करेंगे तो हम ये करेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त जो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट थी वाज वेरी डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान से इमेज, और बिलखुसूस उस पर PTI ने अपना मसल फ्लेक्स किए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टेटमेंट्स दी। अब यहाँ पे कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जो कि मेरे ख्याल में मुबैना खबरें हैं, मुस्तनद जराए नहीं हैं। कहा यह जाता है कि जिसने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन यहाँ दिलाने की कोशिश की है, PTI की जो फर्म यहाँ पे लॉबी फर्म है जिसको $25,000 महीने का दिया जाता है, सुना ये जा रहा है ये क्वेश्चन किसी उस लॉबी फर्म से रिलेटेड शख्स ने क्राउड में बैठे हुए जो बाइडेन की जो है वो तवज्जो उस तरफ ले जाकर ये उगलवाया गया है बयान उनके लिए, क्योंकि वो जो लॉबी फर्म जो इस वक्त PTI ने हायर कर रखी है वॉशिंगटन DC में अमेरिका में, वो जो दुनिया के अंदर एंटी एटॉमिक एक्सपेंशन उसके खिलाफ काम करती है। तो उसके ये उनका पोर्टफोलियो, उनका मैंडेट है कि एटमी जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के बिलखसूस उनके खिलाफ काम किया जाए। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि इसका कोई ताना बाना उस चीज से भी जुड़ता है। लेकिन ये कि इट वाज डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान, इट वाज डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान इमेज, और स्पेशली इस हालात में जबकि पाकिस्तान इज फेसिंग अ ह्यूज पॉलिटिकल टर्मोइल। साजिद साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अमेरिका ये चीजें क्यों भूल जाता है कि जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात आई थी तो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, जब एवैक्यूएशन की बात आई तो पाकिस्तान सबसे आगे था,
लेकिन इन तमाम चीजों को पीछे कर दिया जाता है और अमेरिका हमेशा इस तरह से करता है कि पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, अमेरिका, मैंने मैंने जो जितना स्टडी अमेरिका को किया, अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है। अमेरिका किसी दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करता। अगर देखा जाए, अगर माजी में आप देखें तो जो सदाम हुसैन जो था, इराक जो था, वो अमेरिका का एक एलाय था, वो भी बहुत, उनके भी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप थे। ईरान के भी अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप थे। तो उनके हालात किस तरह हैं आज, अमेरिका उनके साथ रिलेशनशिप में कहाँ खड़ा है, आप खुद देख सकती हैं उनके साथ उनके क्या। अब वो दूसरा, उसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त अफगानिस्तान को जो रिप्रेजेंट दुनिया में कतर कर रहा है, अफगानी आपको खुद छोड़ चुके हैं। अफगानी आपको बिल्कुल अपना दुश्मन बल्कि समझते हैं। मैंने आपको एक दफा शायद ये भी कहा था कि इस वक्त अफगानिस्तान में आपसे उतनी ही नफरत है जितनी पाकिस्तानियों से बांग्लादेश में नफरत की जाती है। बल्कि अफगानी ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो डिस्ट्रक्शन और आज उनके जो हालात हैं, उसका मूजब आप हैं। और अभी भी जो उनकी तरफ से बयान आते हैं, वो ये समझते हैं कि आपने उनके सर्कमस्टांसेस, उनके हालात से फायदा उठाकर पैसे बनाए। उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो शेर मोहम्मद साहब की रिसेंट जो स्टेटमेंट थी कि, और उन्होंने खदशात ये भी जाहिर किए थे अपनी इस बात में कि शायद जो ड्रोन उड़ते हैं वहां पे अफगानिस्तान के ऊपर, मे बी दे आर फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। और उन्होंने कहा था कि हमारे हमारे बिहाफ पर पैसे आप ना मांगे, हमें लीव अस अलोन, हम अपने आप को हैंडल कर पाएंगे, कर लेंगे। तो इस वजह से मैं अगर देखा जाए तो आपको ना सिर्फ अमेरिका ने समझता है कि यू हैव नो वैल्यू इन अफगानिस्तान, नंबर वन, जिसमें मेरे ख्याल में काफी हद तक वो सही भी है, क्योंकि आपकी झड़पें मुसलसल बॉर्डर पर हो रही हैं टीटीपी के साथ। टीटीपी सवात में आ चुका है, और टीटीपी अगर देखा जाए तो वो तालिबान की ही एक एक्सटेंशन है। तो एक तो वो, और दूसरा उनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर या जो उनके आला जो हल्के हैं, उनकी तरफ से आपको अबैंडन करना, आपके खिलाफ स्टेटमेंटें देनी। तो फिर अमेरिका आपका साथ क्यों देगा जब आप खुद अफगानिस्तान के हवाले से एक इररेलेवेंट हो चुके हैं? तो उसमें अमेरिका, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है। उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है। कल को उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके पास आ जाएंगे, और आप उनको अकोमोडेट करते हैं हर दफा जब भी अमेरिकन आते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके उनके कई चीजें लेकर आते हैं, डॉलर लेकर आते हैं, तो आप वो आपको ऑफर करते हैं, आप फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा, आपको हमेशा पैसों की, डॉलरों की और पाउंडों की जरूरत होती है। दूसरी दुनिया जो है वो काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अगर रशिया से तेल ले रहा है तो कैश पे ले रहा है। अक्सर सवाल ये किया जाता है कि आप रशिया से गंदम और तेल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आप जब भी मांगते हैं या तो आप ग्रांट मांगते हैं, अल्लाह का नाम लेकर मांगते हैं, खैरात मांगते हैं, या फिर डेफर्ड पेमेंट पे कर्जे मांगते हैं। तो आपके मांगने में या भारत के वहां से तेल लेने के एक जमीन और आसमान का फर्क है। तो दर हकीकत मैं जिस तरह हमेशा अर्ज करता हूं कि मेरी मादरे मिल्लत पाकिस्तान है, मेरी सबसे पहले ये ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, तभी आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद हो सकेगी। आपका तशख्खुस, आपके ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत तभी बढ़ सकेगी जब आप अपने पांव पे खड़े होंगे। जब आपके हर दुनिया के हर कैपिटल में आपकी करप्शन की स्टोरियां होंगी तो आपकी इज्जत किस तरह होगी, आपकी वैल्यू क्या होगी? आपकी फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है। इसका एतराफ जो है वो हर जगह पे किया जा चुका है। एससीओ में कहा गया है कि आपकी जो कहा गया आपकी, बल्कि बाजवा साहब जब अमेरिका में थे तो यहाँ पे जो बिल के जो थिंक टैंक जिन्होंने उनको अपनी एक राय पेश की या स्टेटमेंट दी, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दर हकीकत उसका मतलब ये है कि यू डोंट हैव एनी फॉरेन पॉलिसी। आपकी जियोग्राफिक लोकेशन, अगर आपके बॉर्डर अफगानिस्तान चाइना से और भारत से ना मिलते हो तो आपको दुनिया बिल्कुल ना पूछे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भूटान का कोई स्टेटस नहीं है, कोई दुनिया वहां तवज्जो नहीं देती, बिल्कुल उसी तरह आपके हालात हैं। क्योंकि आप अगर अपने कर्जे देखें, अपने प्रोजेक्ट्स देखें, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, आपकी जुडिशरी देखी जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखे जाए, तो आप सोमालिया से 2-3 पॉइंट ही आगे हैं। इससे ज्यादा आपका स्टेटस नहीं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज सामने आ रहे हैं, मैं चाहूंगी उसके ऊपर आप अपनी राय दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये होगा कि इमरान खान खुद रुकने कौमी असम्बली हैं इस वक्त, और वो जिन सीटों से इलेक्शन लड़े हैं, डेफिनेटली एक रुकने कौमी असम्बली जो है वो एक सीट रख सकता है, बाकी उनको छोड़नी पड़ेगी। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये एक मुल्क के साथ मजाक नहीं है जिस किस्म का ये खेल खेला जा रहा है सियासत में?
शाज़िया, ये मेरा पैशन है पॉलिटिकल साइंस, और मैं समझता हूँ ये ज़िमनी इंतखाब जो हुए हैं, मैं यहाँ दोबारा मेंशन करना चाहूंगा कि मेरा किसी पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं ये जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है। सबसे पहला तमाचा तो ये है कि वो 11 लोगों के इस्तीफे क्यों एक्सेप्ट किए गए, सबके एक्सेप्ट करने चाहिए थे। मेरा सबसे पहला इतराज ये है। फिर उसके बाद ये है कि एक जो पार्टी का हेड है वो सारी सीटों से इलेक्शन लड़ रहा है। इसका मतलब है कि ओरिजिनली वो सिर्फ एक सीट होल्ड कर सकता है, बाकी वो फिर दोबारा रिजाइन देगा, फिर दोबारा उनका कोई स्टेटस नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जमहूरियत के साथ क्या मसला है? जी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जमहूरियत जो है वो एक पब्लिक सर्विस होती है, वो कारोबार नहीं होता। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर कारोबार हो रहा है। एक पार्टी, उसका सदर है आर्मी जनरल का लड़का, आर्मी जनरल बन चुका है हमारे बिलावल भुट्टो साहब, और इस वक्त नून लीग की जो शिकस्त फाश है उसकी मैं कुछ वजूहात आपको बताना चाहूंगा। और दूसरी, नून लीग के भी हालात यही है, मौरूसी फैमिली है, उनको अपनी फैमिली में से कोई मर्द बच्चा ना मिले, खातून भी बल्कि ना मिले, तो फिर वो बाहर से किसी को टिकट देते हैं, ओहदा देते हैं, और यही एक सबसे बड़ी वजह थी उनके हारने की। मैं जो सबसे बड़ी वजह मैंने इस पे नोटिस लिया है, इसका स्टडी की है, तो नून लीग इस वक्त भी 1990 की तर्ज की सियासत कर रही है। नौजवानों से डिस्कनेक्ट है, मसाइल से डिस्कनेक्ट है, अपने भांजे भतीजे वो पार्टी चला रहे हैं, उनको बाहर कोई दूसरा इंसान नजर ही नहीं आता। ये मसाइल है, और जब तक वो इन मसाइल से नहीं इनको सॉल्व करेंगे, वो अपना वोट बैंक जो है उसको एनर्जाइज नहीं कर पाएंगे। ये सोचना पड़ेगा उनको। देख लें, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इस वक्त पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर कौन है? हमजा शहबाज शरीफ है। उनके बारे में कोई खबर आ रही है? किसी को पता है कि वो आदर ही इज इन लाहौर और लंदन, और ही इज इन अफगानिस्तान, और ही इज इन ईरान? को पता ही नहीं है कहाँ पे, किसी को कोई पता नहीं। ना वो मीडिया पे उनकी कोई प्रेजेंस है, ना असेंबली के अंदर कोई प्रेजेंस है उनकी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नून लीग तो जो सियासत हाफ हार्टेड, इसको कहते हैं हाफ हार्टेड सियासत, मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं कि नून लीग जो है वो शिकस्त अपनी एडमिट कर चुके हैं। लेकिन दूसरा अफसोस ये है कि वो इस चीज को इसको फिक्स भी नहीं कर रहे। देखें, यहाँ पे अगर जो पीटीआई है इस वक्त, उन्होंने 12-13 हजार बच्चे जो हैं वो हायर कर रखे हैं, सरकारी खर्चे पे उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, प्रमोट करना है पीटीआई को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका क्या ख्याल है, नून लीग वालों के पास अरबों रुपए मौजूद हैं, तो वो इसको कॉपी नहीं कर सकते? लेकिन करने ही नहीं चाहते, कर ही नहीं पा रहे। अवाम बार बार उनको बता रही है कि अब यू आर आप हमसे डिस्कनेक्ट है। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। इस दौर में सियासत इस वक्त पीटीआई सिर्फ ट्विटर पे कर रही है, टिकटॉक और ट्विटर के ऊपर उनकी, और फेसबुक पर सियासत हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखो, तो आपका क्या ख्याल है? नून लीग वालों को इस चीज का पता नहीं है? पता है उनको, लेकिन मेरे ख्याल में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। देखिए ना, अपने अपने वो जो फैसलाबाद से टिकट दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, जहां उनको नून लीग इस वक्त नवाज शरीफ हाउस ऑफ शरीफ से बाहर अगर उनको मजबूरी लगता है, इस तरह मजबूरी हो जहां पे कोई ना मिल रहा हो अपनी फैमिली से, तो बाहर किसी को टिकट या ओहदा दिया जाता है। वरना हाउस ऑफ शरीफ चाहते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर ही सारी सियासत रहे। तो ये सियासत नहीं है, जमहूरियत नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि 3 इस वक्त जो पार्टियां हैं पाकिस्तान में, मैं इनको सियासी पार्टियां नहीं कहता, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया है कि भुट्टो अभी तक जिंदा है तो वो सारा जिंदा है, तो इस तरह तो नहीं होता ना जमहूरियत के अंदर। एतजाज आसन जैसे लोग 80-80 साल के हैं, वो बच्चे के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हैं, हमारे बड़े बाइज्जत फैमिली से हैं, लेकिन बच्चे के पीछे खड़े हो जाते हैं, जो बच्चा बेचारा उर्दू भी नहीं पूरी जानता। तो एक तो ये सवालिया निशान है। हालात उनके भी यही हैं। आसफ जरदारी साहब की बहन जो थी, वो अभी तक सिंध के अंदर डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर वही थी, आज तक शार्ट्स वही कॉल करती रही हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है। एक पार्टी जो थी वो अयूब खान ने बनाई थी, पीएस पार्टी, दूसरी पार्टी सदर ज़ियाउल हक ने बनाई थी, और तीसरी पार्टी के मुजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। तो ये पार्टियां जो हैं, ये पार्टियां नहीं, ये पार्टियां बनाई गई थी अपने पर्पस सर्व करने के लिए, और उससे आगे वो निकल नहीं सके। अवाम के साथ डिस्कनेक्ट है। अवाम बिल्कुल, अब मैं आज छोटी सी बात आपको कहूँगा, ये जो पार्टी आज जीती है पीटीआई, आज से 10 महीने पहले या 1 साल पहले अगर देखा जाए
तो उन लोग बेजार थे उनसे। लोग सोच रहे थे कि पीटीआई को किस तरह छोड़ा जाए और दूसरी पार्टियों से टिकट किस तरह लिए जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस जीरो थी। आज वही लोग जो हैं वो उनके साथ नारे मारते फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं जो उनका सबसे ज्यादा एक काबिल अफसोस बात है, जिहाद के लफ्ज को अब्यूज किया गया। उन्होंने कहा ये सियासत नहीं जिहाद है। तो 3.5 साल जिहाद क्यों नहीं किया जब आप पावर में थे? जब आपके जिहाद के अंदर उस्मान बुजदार साहब जैसे लोगों को लाया गया तो वो जिहाद नहीं था। जब आप सेंटोरस वाले बाबा जी को बना देते हैं आजाद कश्मीर का सदर तो वो जिहाद नहीं है। तो जब आपके चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो थे हर हफ्ते चेंज होते थे वो जिहाद नहीं था। वो आज आपको जिहाद करना आपको दोबारा नजर आ रहा है कि मैं करूंगा, लेकिन 3.5 साल आपने जिहाद नहीं किया। ये पाकिस्तान के सियासी हालात हैं और लोग जो हैं इस वक्त 25 करोड़ की आंखों के ऊपर पट्टियां बांध दी गई हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि अगर ये वजीर आजम बने तब भी खतरनाक, वजीर आजम ना बने तब भी खतरनाक, और दूसरी सारी पार्टियां 11 पार्टियां मिलकर उसको काउंटर करने से कासर हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक झंडे के नीचे ही उन्होंने जिहाद की भी तैयारी हो रही है उसी एक झंडे के नीचे, उसी एक झंडे के नीचे पार्टी भी हो रही है, उसी एक झंडे के नीचे गांजा पिया जा रहा है, उसी एक झंडे के नीचे डीजे बट के गाने चलाए जा रहे हैं, उसी एक झंडे के नीचे अताउल्लाह नियाजी साहब पार्टी कर रहे हैं। तो इस्लामिक टच दिया जा रहा है उसी एक झंडे के नीचे उन्होंने अपनी फौज की तैयारी भी शुरू कर दी है। मैं उसका अर्थ करना चाहूंगा जो नया उन्होंने अपना विंग बनाया है उसका नाम उन्होंने फोर्स रखा है, इंसाफ फोर्स, और उसके जो लीडर है उसका नाम उन्होंने कमांडर रखा है। और पहले उन्होंने अपना जो शहबाज गिल साहब का टाइटल क्या था, चीफ ऑफ स्टाफ। उन्होंने ना सिर्फ आपकी सियासी पार्टियों को एक झंडे के नीचे ले आए हैं, उन्होंने अपनी फौज भी अलग बना ली। ये इस तरह की एक मिसाल हमारे सामने पहले भी थी कि जो इनका है मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी अपनी एक पूरी फोर्स है और वहां पे भी मतलब रैंक दिए गए हैं, क्योंकि मैंने मौलाना फजल रहमान का धरना जो है वो पूरा कवर किया था यहाँ पे 13 दिन का जो उन्होंने लगाया था श्रीनगर हाईवे के ऊपर। तो जब हम लोग जाते थे तो वहां पे रैंक्स के हिसाब से मतलब वो उन्होंने अपनी डिवीजन की हुई थी, एक यूनिफॉर्म उनको दिया हुआ था जो उनकी फोर्स थी, और उनको डंडे दिए जाते थे, उनकी तरबियत दी जाती थी, उनकी परेड होती थी शाजिया, डंडा बरदार उनका फोर्स थी। मैं आपकी यादाश्त बल्कि इससे भी पीछे ले जाना चाहूंगा, भुट्टो साहब ने भी अपनी एक फोर्स बनाई थी FSF। तो इस वक्त इमरान खान साहब ऐसा क्या मिल रहा है कि वो अपनी फौज क्यों खड़ी करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि आपकी फौज ने उनको वैक्यूम दिया है, आपकी फौज ने उनको गुंजाइश दी है कि आप अपना सारा कुछ करें। इस वक्त मेरा जो अलमिया एक एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज पार्टी है आपकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट। अगर आज आपकी नौज बिल्ला अगर मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तानी फौज को कुछ हुआ तो पाकिस्तान वोंट बी एबल टू सर्वाइव और एग्जिस्ट, लेकिन इस बंदे ने उनको भी चैलेंज कर दिया और घसीट के नीचे ले आया। आपको मैंने कई दफा कहा है कि हमारे कई जो पड़ोस में से लोगों ने स्टेटमेंटें दी हैं कि जो काम भारत अरबों डॉलर लगा के नहीं कर सका वो इन्होंने कर दिया है, कि जो नारे फौज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से लगाए गए हैं, मेरे लिए तशवीशनाक है। मेरे लिए उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की फेडरेशन की जमानत जो है वो आपकी फौज है। आपके हर मसले के अंदर खड़ी होती है तो फौज खड़ी होती है, और इन्होंने घसीट के उनकी इज्जत भी खत्म कर दी। मेरा सबसे ज्यादा फिक्र इस वक्त परेशानी पाकिस्तान के अंदर ये है कि इन्होंने, मुझे दुख हुआ अगले दिन उन्होंने जो लाहौर में फोर्स बना के उसका नाम रखा इंसाफ फोर्स, और फिर उसके नाम उसका कमांडर बनाया गया है। मुझे पहले इतराज था कि चीफ ऑफ स्टाफ का लफ्ज भी क्यों इस्तेमाल किया गया है शहबाज गिल के साथ, लेकिन ये कि इन्होंने एक झंडे के नीचे इतना कुछ गंद जो है वो इकट्ठा कर लिया है, जिसको सफाई करने के लिए मेरे ख्याल में जिस तरह खान साहब फरमाते हैं कि उनको 22 साल लगे हैं ये गंद इकट्ठा करने के लिए, मेरे ख्याल में एटलीस्ट 5-10 साल तो लगेंगे इसकी सफाई करने के लिए। वो भी अगर किसी ने शुरू की तो, वो भी अगर किसी ने शुरू की। आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी हुई और सेम उसी तरह के बयानात सामने आए जिस तरह के शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार करने पर आए थे, मारने के हवाले से भी, तशद्दुद के हवाले से भी सेम बयानात थे। आप क्या समझते हैं ये जो सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस किस्म के बयानात हो रहे हैं, इनके पीछे हकीकत क्या है?
इनके पीछे ये जो स्वाति साहब का बिल्कुल स्टेटमेंट आई है कि वो एक सेनेटर साहब उनसे मुलाकात में गए और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ इससे अच्छा तो मुझे गोली मार दी जाती। मेरे ख्याल में इसे सियासी बयान से आगे कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपकी यूथ को दोबारा एनर्जाइज करने के लिए दोबारा उनको बताया जाए कि देखें आपके जो हैं आपके अमीरुल मोमिनीन के साथी जो हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, तो आप प्लीज एनर्जाइज करें हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पूछा जाए तो इस वक्त दोनों साइडों पे इंतकामी सियासत हो रही है। पंजाब में भी पर्चे हो रहे हैं, सूबा सरहद के अंदर भी पर्चे हो रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी एक्टिवेटेड है। बदतरीन मिसाल ऑफ गवर्नेंस, बदतरीन मिसाल के अपने मुल्क का नाम बदनाम करना, बदतरीन मिसालें कि दुनिया देखे कि आप क्या हैं। आपको इन चीजों से ऊपर जाना होगा, आपको इससे ऊपर उठना होगा, सियासी टॉलरेंस, पॉलिटिकल टॉलरेंस का मुजाहरा करना होगा, आपको सीखना होगा एक टेबल पर किस तरह बैठकर मुल्क चलाए जाते हैं। लेकिन अब वो इनको पहले तो जिस तरह वो इमरान खान साहब कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की कालें आती थी, एमएनएस को इकट्ठा कर करके लाया जाता था। आपके एमएनएस को, वजीरों को ये सीखना होगा कि आप बगैर किसी फोन कॉल या दबाव के किस तरह आके लेजिस्लेशन की जाती है, सीखना पड़ेगा उनको। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो हमेशा एक चीज मशवरा मैं देता हूँ, हमेशा जो मेरे ज़हन में होता है, कई दफा ये क्वेश्चन किया गया है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका वाहिद सोल्यूशन ये था कि एक अबूरी हुकूमत बनाई जाती, क्वालिफिकेशन बेस पर, पेट्रियटिज्म बेस पर, और उनको साल 2 साल पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए फ्री हैंड दिया जाता और उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती। हमारी फौजी क़यादत जो है, एस्टेब्लिशमेंट उनकी निगरानी करते, देखते और इनके नाम ईसीएल में डालते। ये याकलख्त मैंने जिस तरह आपको बताया कि तीनों पार्टियां जब फौजी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से निकली हैं, तरबियत उनकी लेकर निकली हैं, और इस सख्त हालात में जब आपके 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और यकलख्त जो हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अगर ये कह दे कि हम आज से न्यूट्रल हैं, इन्होंने फैसले खुद करने हैं, तो हमारे सियासतदान अभी जो ट्रेंड ही नहीं है, हमारा जमहूरी जो एक अमल है वो ट्रेंड ही नहीं है कि अपने पांव पे खड़ा हो सके, खुद गवर्नेंस कर सके। और दूसरा, जिस तरीके से हमारी जमहूरियत के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, अगर इनको खुला हाथ दिया गया तो इन्होंने पाकिस्तान, मेरे ख्याल में वो महीने डेढ़ में बेच के सारा लंदन आ जाएंगे। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए जिसमें क्वालिफाइड लोग, क्वालिफाइड डिग्रीज वाले, रिश्तेदारियों वाले नहीं, डिग्रीज वाले अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आए और उनके नाम ईसीएल में डाले जाएं, उनके बच्चों के नाम ईसीएल में डाले जाएं, उनके अकाउंट जो है वो आने से पहले पब्लिक को दिखाए जाएं और हर महीने बताया जाए कि इसकी इनकम ये है, ये कहां से गुजारा कर रहा है। कमिटेड लोग आए जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान हो, सियासी ना हो। वो 2-3 साल लगाकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा करें, कर्जों को मैनेज करें, इंपोर्ट को बंद करें और अकाउंटेबिलिटी करें। ये जो अरबों रुपए और डॉलर लूट कर जो लोग बाहर लेकर गए थे, खान साहब एक पैसा भी नहीं उनके वापस ला सके, बल्कि खान साहब ने ना अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब दिया और ना ही जो उन्होंने मलक रियाज के पैसे लंदन से आए थे, ना आज तक उसका जवाब दे सके। ये अगली पार्टी जो अबूरी गवर्नमेंट आए, वो इन सब चीजों का जवाब लेकर कौम के सामने हर महीने अपना जवाब दे के ये हमारी परफॉर्मेंस है। और ये प्रोसेस 3 साल चले और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए फ्री हैंड देकर। ये यकलत कह दे रहे हैं कि न्यूट्रल है और वो कह रहे हैं कि जानवर न्यूट्रल है, वो आपको कह रहे हैं कि आप मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं। तो ये चीजें बंद करें। मीडिया पे भी लोगों को कहें कि आप पहले अगर आप कह सकते हैं इनके लिए कि 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, तो आज क्यों नहीं की जा रही है बात? आज 3 साल लगाकर पहले अपने कर्जों को और चीजों को मैनेज करें। ये फॉरेन जितने फंडिंग है चीजें, इनका रिजल्ट निकाला जाए, कौम को बताया जाए और जब हालात मौजू हो तो फिर इलेक्शन कराएं। इसका वाहिद हल है ये जिस तरह के इलेक्शन, ये ज़मीनी इलेक्शन आपने कराए हैं कि एक आदमी जो है उनका हेड ऑफ अमीरुल मोमिनीन खड़ा हो गया और दूसरी साइड पे जो पार्टियां वो जो 1990 की इलेक्शन, 1990 तर्ज की सियासत कर रही है, उनको पता ही नहीं, डिस्कनेक्ट है। क्योंकि एक आदमी इस वक्त उनको उसके क्वेश्चन क्या है? उनके क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो ज़ियाउल हक दौर में रेफरेंडम हुआ था कि अमर बिल मारूफ, अगर आप मुसलमान हैं तो आप पीटीआई को वोट दें, अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो आप काफिर हैं, अगर आप पीटीआई को वोट दें तो आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वरना आप गद्दार हैं। अगर ये बैलेट के ऊपर ये चीज है तो फिर इसको इलेक्शन कौन कहेगा? ये मैं तो इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा। और आज आप 25 करोड़ अवाम को जो एक स्टोरी दी जाती है वो तो यही है, अमर बिल मारूफ है कि आप अगर मेरे साथ हैं तो आप मुसलमान हैं, अगर मेरे खिलाफ हैं तो काफिर हैं। आप मेरे साथ हैं तो मुहिब्बे, आप पाकिस्तानी हैं, अगर मेरे साथ नहीं है तो आप पाकिस्तानी नहीं, आप गद्दार हैं। सलमान बेटा, इनको गद्दारी में डाल दो।
अरसलान बेटा को। तो देखें ये इस चीज को भी तो किसी ने काउंटर करना है। जो लेकर आए थे उन्होंने एक पार्टी को इतना फ्री हैंड दिया है, आज वही उनका गिरबान जो है उसको झंझोड़ रहा है। तो ये चीजों को हैंडल करना तो उन्हीं का फर्ज है जो लेकर आए थे। तो मैं समझता हूं कि उनको चाहिए कि स्टेप अप करें। वैसे आज मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोर जी, कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर चीजें डिस्कस की गई हैं। बिलखसूस जो बाइडेन की स्टेटमेंट है वो भी डिस्कस की गई है। जी, और मेरे बिल्कुल। ख्याल में वी आर ऑन राइट ट्रैक, राइट डायरेक्शन। दे हैव रियलाइज्ड कि हमने जो मास्टर क्रिएट कर दिया है इससे पाकिस्तान को क्या खिताब है। अच्छा साजिद साहब, हमारे एक व्यूवर हैं अतुल मारवा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है आपसे, मैं चाहूंगी कि आप उसका आंसर दें। उन्होंने पूछा है कि अगर साउथ पंजाब एक सूबा बन जाता है तो किस तरह से वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करेगा। तो वो चाहती हैं कि आप इसका आंसर दें। तो इससे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ताकि उनको अपनी बात का जवाब मिल सके। शाजिया, मैं जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का बहुत बड़ा मदाह हूँ। उसकी वजह ये है, मैं बहावलपुर, बहावल नगर उस एरिया में बहुत जब मैं स्टूडेंट था उसके बाद भी जाता रहा हूँ। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं। और पॉसिबल नहीं है कि बहावलपुर से आप लाहौर से बैठ के आप बहावलपुर को मैनेज कर सकें। हम्म, बल्कि मैं ना सिर्फ ये कहूंगा कि जनूबी पंजाब, बल्कि मैं कहूंगा और ज्यादा सूबे बनाए जाएं ताकि उससे आपकी गवर्नेंस बेहतर हो सकेगी। उसके उस आप अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर सकेंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो आज भी जो पीटीआई में जहांगीर तरीन साहब ने ग्रुप बनाया है, जिस वक्त जो चैलेंज कर रहे हैं वो, तो इससे भी एक नजर आता है कि वहां पे सियासी, और आपने देखा होगा कि जनूबी पंजाब से बार बार दस्ती साहब ने ग्रुप बनाया वहां से, उसके बाद तरीन साहब ने ग्रुप बनाया। तो सियासी वैक्यूम भी मौजूद है। उनकी हम्म, अपना एक तशख्खुस है। बल्कि मैं आप सोच नहीं सकते कि मैं कुछ अरसा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ता भी रहा हूँ और मैंने सराइकी कल्चर को बड़े करीब से देखा है। उनका अपना एक तशख्खुस है, कल्चर है, जबान है, वैल्यूज हैं। मेरे ख्याल में वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट एंड स्टार्टेड। मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए जल्द अज जल्द। उसके लिए उससे जनूबी पंजाब के रहने वालों को बड़ी सहूलतें होंगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, वहाँ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बनेंगी। उनका फंड डायरेक्टली, अब देखें उस्मान बुजदार साहब को लाने का भी विजन उसके पीछे यही था। उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाता रहा है कि उस्मान बुजदार साहब एक अंडर डेवलप इलाके से आए हैं, और उनके चीफ मिनिस्टर बनने से वो उस एरिया को तरक्की मिलेगी। लेकिन उसका रिजल्ट कोई इतना खास नहीं निकला, इतना पॉजिटिव जितना उसको पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन एक जरूरत है जनूबी पंजाब की सूबा बनने की, और उसको जल्द अज जल्द बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों के अंदर भी जहां जहां गुंजाइश मौजूद है वहां पे दूसरे सूबे बनाए जाएं। सिंध का भी, सिंध के अंदर से भी देखें, आप सिंध के बॉर्डर से कराची जाके अपने काम कराने के लिए, फंड्स लेने के लिए, या अपने एमपीएस को, वजीरों को मिलने के लिए कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। क्वेटा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर भी सूबा एक बनने की गुंजाइश मौजूद है। अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल में इसको लाजमी और फौरन इसके ऊपर देखा जाए तो जल्द अज जल्द ये चीजें होनी चाहिए। वैसे इनके ऊपर काम तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सुस्त रवि से और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान ही इन चीज़ों पे बात की जाती है। उसके बाद इन तमाम मामला को भूल जाते हैं हमारे जो सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने टाइम निकाला और अपने ट्रैवल में से आपने नाज़रीन के साथ बात की और अपनी जो कीमती राय है वो दी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।